हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज डी ब्लॉक के एलिमेंट के पार्ट 2 के अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण या हम यह कहें संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोनों का हमने बताया था कि आपको आंसर एक ही के द्वारा हम देंगे, एक ही आंसर में, चाहे वो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण पूछता है या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण पूछता है, तो आप यही करेक्टर आप दोनों क्वेश्चन के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है ना। सिर्फ जब डी ब्लॉक के केस में पूछेगा तो आप डी ब्लॉक लिखिएगा, और जब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रूप में पूछेगा तो आप संक्रमण तत्वों के रूप में लिखेंगे। आइए जानते हैं सामान्य लक्षणों के बारे में। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने इसको पहले पार्ट 1 के अंतर्गत भी आपको बताया था कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को आता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 होगा और 4s2 होगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए होंगे, आशा करते हैं। 3d2 होगा और 4s2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 3d3 और 4s2, और सब कुछ वही रहेगा, यहाँ तक आप जानते हैं। और यहाँ पर मैग्नीज में 3d5 और 4s2 होगा, और यहाँ पर 3d6 और 4s2 3d7 और 4s2 है ना। और निकल केस में 3d8 और 4s2। कॉपर अपवाद है, इस कारण से 4s1 और 3d10 होता है। क्रोमियम और कॉपर दोनों अपवाद हैं जो कि अब्बाउ नियम को फॉलो नहीं करते हैं, आप जानते हैं। जिंक 3d10 4s2। ठीक है। ये है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में आप जानते हैं। इसका आप इसको फील्ड कर लेंगे। ठीक है। आवश्यकता अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक आप इसको फील्ड कर लेंगे। आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए होंगे, हम आशा करते हैं। वैसे हमने बताया था कि डी ब्लॉक के तत्व सभी संक्रमण तत्व होते हैं जिनके डी उपकोष आंशिक भरे होते हैं, लेकिन जो जिंक वर्ग के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि इनके डी उपकोष अस्थायी रूप से भरा होता है। डी जो ऑर्बिटल है अस्थायी रूप से भरा होता है, इस कारण से यह संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर लिखा गया है जिंक उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्वों के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों की जो परिभाषा बताई गई है वह यह बताई गई है कि जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल बाह्य कोश का पिछला कोश का डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, इस कारण से संक्रमण तत्व नहीं है। देखें, एक कन्फ्यूजन आपके मन में ये भी होगा कि कॉपर के केस में भी डी उपकोष कंप्लीटली फील्ड है। फील्ड तो है, लेकिन ये बहुत कम अस्थायी होता है, क्योंकि ये अपवाद है। ये अब्बाउ नियम को फॉलो नहीं करता है। ये अपवाद है कि जो 3d10 यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत कम अस्थायी होता है। इस कारण से कॉपर मतलब कि ये संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित करता है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है। आइए जानते हैं दूसरी हेडिंग, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्वों में N ऑर्बिटल और N-D ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। मतलब दोनों की कंडीशन ऐसी होती है को रासायनिक बंध बना सकते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में 3d और 4s ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं का अंतर कम होता है। ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है ना।
तो यह है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। आइए हम आपको बताते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं मतलब कैसे प्रदर्शित करती हैं। हमने बताया कि जो ये संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्वों में s और d ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में 3d और 4s ऑर्बिटलों की ऊर्जाओं का अंतर कम होता है, अतः ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ध्यान देंगे हमारी बात को, ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है आयरन का, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, आप जानते हैं 1s2। यहाँ पर देखिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d6 और 4s2 होगा। हमने अभी आपको बताया कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में इनमें जो d ऑर्बिटल होता है और जो s ऑर्बिटल होता है ना, इनमें ऊर्जाओं का अंतर बहुत कम होता है। d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है, और ऊर्जाओं का अंतर कम होने के कारण d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं, और इसी के कारण ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है ना। हमने अभी आपको बताया कि मतलब ये ऐसी क्यों कंडीशन होती है। कंडीशन होने का कारण यही है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं 3d उपकोष में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इनमें यही कंडीशन होती है कि जो d उपकोष है और d उपकोष और s उपकोष है, या d ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल जो है, इनमें इन दोनों में ऊर्जाओं का अंतर जो होता है ये बहुत कम होता है, और इस कारण से s और d ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन +2 की ऑक्सीकरण संख्या दे रहा है और +3 का भी। क्यों? क्योंकि जब s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ त्यागेगा तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 त्यागेगा, आप जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना आवेश उससे उत्पन्न होता है। तो जब ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ त्यागेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 त्याग कितना आवेश होगा, 2 धन आवेश। हमने बताया अब यहाँ 3d6 सिर्फ बचेगा। हमने ये भी कहा कि d और s ऑर्बिटल में जो ऊर्जाओं का अंतर होता है कम होता है, इस कारण से जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकता है तो d के भी भाग ले सकते हैं। तो जब d के इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा, अब देखें d6 है ना, क्योंकि आप एक कन्फ्यूज मत होइए क्यों 2 नहीं त्यागा, इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि 3d5 बनेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा, 3d6 जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर Fe3+ हो जाएगा, क्योंकि 2+ तो पहले से ही है, और इसमें से एक और त्याग दिया तो कितना हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, है कि नहीं। ये अगला इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं त्याग सकता है क्योंकि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब कोई ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है तो बहुत अस्थायी होता है। 3d5 जो कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब 3d5 इलेक्ट्रॉन है तो ये आंशिक रूप से क्या है, फील्ड है। मीन्स कि d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, और इस 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन नहीं करेगा, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में अधिक ऊर्जा लगेगी, और इस कारण से ये अधिक अस्थायी हो जाता है, और अधिक अस्थायी होने के कारण अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। इस कारण से आयरन +2 और +3 ऑक्सीकरण संख्या क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। तो हमने आपको बताया कि d और s ऑर्बिटलों में ऊर्जाओं का अंतर कम होने के कारण d और s ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। इसी कारण से d ऑर्बिटल के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने बताया। तो इस आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 भी होती है, +3 भी होती है। कुछ मुद्रा धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, इनमें इनके भी बाह्यकोश में 3d10 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी हमने कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया आपको, जिसमें आप देख रहे थे, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिसमें आप देख रहे थे कि कॉपर के बाह्यकोश में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन
हमने ये भी बताया कि जो कॉपर के बायकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अस्थायी नहीं होते, बहुत कम अस्थायी होते हैं। मुद्रा धातुएं जो होती हैं, मुद्रा धातुएं में धातुएं होती हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इन्हें हम मुद्रा धातुएं कहते हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो सक्रियता होती है, बहुत कम होती है ना। तो 3D10 जो उपकोष है एक कम अस्थायी होता है, अतः मुद्रा धातुएं परिवर्ती आशीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो इस कारण से कॉपर भी 2 आशीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें कॉपर का हमने एग्जाम्पल दिया है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। तो जब यस का इलेक्ट्रॉन त्याग, हमने कहा कि यस और डी के दोनों त्यागेगा, है ना। तो यस का जब त्यागेगा तो कितनी आशीकरण संख्या होगी, +1 होगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो कितनी आशीकरण संख्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एक तो पहले से धन आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा, एक पहले से धन आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा तो कितना धन आवेश आ जाएगा, 3 धन आवेश हो जाएगा, अरे 2 धन आवेश, सॉरी 2 धन आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आशीकरण संख्या +1 है और यहाँ पर आशीकरण संख्या +2 है ना। और 3D9, क्योंकि हमने बताया कि जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी जो सक्रिय 3D उपकोष होता है ये बहुत कम अस्थायी होता है ना। क्योंकि ये अपवाद है और बहुत कम अस्थायी होने के कारण ये डी के भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो ये अभी तक हमने जितने भी डिस्क्रिप्शन आपको बताए, इस संक्रमण तत्वों और डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षणों के आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आक्सीकरण संख्याएं लिखी हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आवर्त 4 के तत्व होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। इनकी आक्सीकरण संख्याएं लिखी हैं, जिसमें स्कैंडियम +3 प्रदर्शित करता है, टाइटेनियम की आक्सीकरण संख्याएं होती हैं। वैसे मैग्नीज तक इनकी आक्सीकरण संख्या, जितना इनके बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी और एस ऑर्बिटल में जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकते हैं। तो मैग्नीज तक +7 तक आक्सीकरण संख्या ये दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नीज तक 3D5 होता है और 4s2 होता है, तो 5 2 7 हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। मतलब कि मैग्नीज तक जितने बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और जितना कोई डोनेट करता है उतनी उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। और यहाँ पर आयरन की आक्सीकरण संख्या दी गई है, कोबाल्ट की आक्सीकरण संख्या, निकिल की, कॉपर की +2 +1 और जिंक की +2 ही सिर्फ होगी। हमने आपको बताया कि जिंक एक अस्थाई है, 3D10 4s2 होता है, बाह्यकोश में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया। और इस कारण से जिंक अस्थाई होने के कारण ये आक्सीकरण संख्या सिर्फ कितना देगा, +2 देगा, है ना। तो जिंक सिर्फ एक आक्सीकरण संख्या होती है, +2। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, धात्विक प्रकृति। कैसे संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व धात्विक प्रकृति नेचर शो करते हैं। धात्विक प्रकृति, सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, क्योंकि धातु का ये नेचर होता है कि वो धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता, त्यागता है, और जिनकी त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो धातु होते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं में बाह्यकोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी ध्यान देंगे, केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं, है ना। तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यकोश में होने के कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं और धनात्मक बनाते हैं। और जो तत्व धनवृत्ति होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं, और डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं। और इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। गलनांक और क्वथनांक ऊंचा होने का कारण ये है क्योंकि ठोस धातु में परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध होता है। कौन सा बंध होता है धातु में, धात्विक बंध होता है, जिसको हमने आपको ठोस जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर धात्विक बंधों के बारे में हमने आपको बताया था कि धात्विक बंध बनते हैं कैसे। धात्विक बंध जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा आपको बता देते हैं पुनः। जैसे कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन, और जैसे प्लस आयरन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है ना, तो इसका जो सराउंडिंग होगा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तैरते रहते हैं इसमें। और यही जो धात्विक बंध होता है इस आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागा धातु
तो इसके बीच कौन आवेश आ जाएगा? धनावेश। तो इस धनावेश, इस आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस धातु के बीच जो बंध बनता है इसी कहते हैं धात्विक बंध कहते हैं। हमने आपको ये आयरन हमने लिखा है, थोड़ा छोटा लिख दिए हैं, आप ध्यान देंगे। तो ये आयन जब, क्योंकि सभी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो जाते कहाँ पर हैं? इसी के सराउंडिंग में क्या करते हैं? मूव करते हैं। इसी सराउंडिंग में क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन और धरावेशित आयन के बीच एक बंध होता है जिसे हम कौन बंध कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं, जो कि एक प्रबल बंध होता है। और प्रबल बंध होने के कारण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है ना? तो आज हमने आपको आक्सीकरण अवस्थाएं और धात्विक प्रकृति के बारे में, संक्रमण तत्वों और डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत आपको बताया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।